बड़ी खबर, राज्यसभा के लिए कांग्रेस की एक और लिस्ट आ गई है। कर्नाटक, तेलंगाना, एमपी से कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। कर्नाटक से 3, तेलंगाना से 2 और एमपी से 1 उम्मीदवार। अजय माकन, नासिर हुसैन को कर्नाटक से राज्यसभा का टिकट दिया गया है। जीसी चंद्रशेखर कर्नाटक से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और मध्य प्रदेश से अशोक सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार बने हैं। रेणुका चौधरी, एम अनिल तेलंगाना से उम्मीदवार बनाए गए हैं। और इससे पहले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। सोनिया गांधी के 25 साल के संसदीय सफर ने बुधवार को नया मोड़ ले लिया। ऐसा पहली बार हुआ है जब गांधी परिवार से कोई सदस्य राज्यसभा जा रहा हो। उनके नामांकन के दौरान राहुल और प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। सोनिया गांधी के जयपुर पहुंचने के बाद कांग्रेस की ओर से राज्यसभा नामांकन के लिए 4 नामों की घोषणा की गई। इनमें राजस्थान से सोनिया गांधी, हिमाचल प्रदेश से अभिषेक मनु सिंघवी, बिहार से अखिलेश प्रसाद सिंह और महाराष्ट्र से चंद्रकांत हंडोरे का नाम शामिल है। सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की खाली हो रही सीट से राज्यसभा जाएंगी। कांग्रेस पार्टी की रीति नीति के अंतर्गत इसका किसी का क्या उपयोग हो सकता है, उस दृष्टि से ये निर्णय किया गया। सब वर्कर्स को पता है कि जो उनने त्याग करा, आज त्याग देने के बाद आज उनने यहाँ पर फॉर्म भरा है, तो नेचुरली हमारे वर्कर्स बहुत खुश हैं। हमारे वर्कर्स में एक नया संचार होगा और इससे हमारे को लोकसभा में जीतने में हमें आसानी और होगी। सबसे बड़ा मैसेज कांग्रेस देना चाहती है कि राजस्थान में सोनिया गांधी को भेजकर कि यहाँ की जो राजनीति है उसको एक रख सके। सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने की खबर के साथ उनकी रायबरेली सीट को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रियंका गांधी को उनका स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी की तरफ से भी जानकारियां ये है कि गुजरात से राज्यसभा जाएंगे जेपी नड्डा। अशोक चौहान को महाराष्ट्र से मौका मिला है और बीजेपी ने आज राज्यसभा की 2 लिस्ट जारी की हैं। राज्यसभा के लिए बीजेपी की तरफ से 2 लिस्ट जारी की गई हैं। मध्य प्रदेश, ओडिशा के साथ साथ महाराष्ट्र से भी 3 नामों का ऐलान किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ओडिशा से रिपीट किया गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि अश्विनी वैष्णव लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। तमिलनाडु से एल मुरुगन को एक बार फिर से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि मुरुगन को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि वो तमिलनाडु की नीलगिरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। राजमणि पटेल, अजय प्रताप सिंह, कैलाश सोनी को भी बीजेपी ने रिपीट नहीं किया है। ये सभी मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे। राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश से उमेश नाथ महाराज, माया नारोलिया और बंशीलाल गुर्जर उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं अगर बात महाराष्ट्र की करें तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए अशोक चौहान को बीजेपी ने राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। अशोक चौहान के साथ साथ मेघा कुलकर्णी और अजीत को पछड़े को भी उम्मीदवार बनाया गया है। और मिलिंद देवड़ा भी राज्यसभा जाएंगे। शिवसेना शिंदे गुट से देवड़ा को मौका, कल नामांकन भरेंगे मिलिंद देवड़ा। और मिलिंद देवड़ा भी राज्यसभा जाएंगे। शिवसेना शिंदे गुट से देवड़ा को मौका, कल नामांकन भरेंगे मिलिंद देवड़ा। भारतीय किसान यूनियन उग्राहण गुट का बड़ा फैसला, कल रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान किया उन्होंने। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई से वो नाराज हैं। पंजाब का सबसे बड़ा किसान यूनियन है ये, और इसने अब ये तय कर लिया है कि कल रेलवे ट्रैक जाम करेंगे और इस बात का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। प्रदर्शनकारियों पर जो पुलिस कार्रवाई हुई है उससे वो नाखुश है। और दिल्ली कूच के दूसरे दिन भी प्रदर्शनकारियों ने कई जगह हंगामा किया, कई जगह पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। इस बीच आम लोग आज भी बेहाल नजर आए। तस्वीरें शंभू बॉर्डर पर मचे घमासान की हैं। दिल्ली कूच के दूसरे दिन पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच खींचतान मची रही। पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश करती रही और प्रदर्शनकारी आंसू गैस के गोले को निष्क्रिय करने के लिए गीली बोरियों का इस्तेमाल करते रहे। शंभू बॉर्डर पर आज पूरा हाईवे जाम रहा। उपद्रव मचता रहा। प्रशासन की कोशिश के बावजूद प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं हुए। प्रदर्शनकारियों ने आज पतंगबाजी भी की ताकि आसमान में ड्रोन को रास्ता न मिल सके। प्रदर्शन के दौरान धुएं से किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए लोग खास तरीके का चश्मा लेकर भी पहुंचे थे। टिकरी बॉर्डर पर भी किसान आज दिन भर जमे रहे और दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश करते रहे। कुछ इसी तरह के हालात सिंघू बॉर्डर पर भी नजर आए, जहां प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी।
सुरक्षा बलों की तैनाती गाजीपुर बॉर्डर पर भी नजर आई। इस बीच किसान कूच के दूसरे दिन भी आम लोग परेशान नजर आए। ट्रैफिक में फेरबदल करने की वजह से कई जगहों पर जाम की तस्वीरें देखने को मिली। और जालंधर में बैठक के बाद एसकेएम का बयान, कल 11 से 2 बजे तक टोल प्लाजा फ्री कराएंगे। 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया गया है, एसकेएम ने कहा है, और 18 फरवरी को लुधियाना में बड़े फैसले लिए जाएंगे। और किसानों के आंदोलन की वजह से इंटरनेट सेवा बंद है और इसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के जारी आंदोलन की वजह से हरियाणा के कई जिलों में 11 फरवरी से इंटरनेट सेवा बंद है, जिसकी वजह से दुकानदारों और छात्रों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। स्टूडेंट्स को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय बोर्ड की परीक्षाएं सिर पर हैं। ऐसे में विद्यार्थियों के अलावा व्यापारी वर्ग की भी चिंता है कि अगर किसान आंदोलन लंबा चला तो उनके लिए आगे परेशानियां और बढ़ सकती हैं। बिना किसी अल्टीमेटम के बंद कर दिया है, बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर पेमेंटें हम गूगल पे से करते हैं, ना कोई पेट्रोल पवा पा रहे हैं, ना कोई दुकान से सामान खरीद पा रहे हैं। नेट की वजह से तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कामकाज सारे ठप पड़े हैं। ऑनलाइन जो भी ट्रांजैक्शन है या ऑनलाइन वर्क है जो, तो सारे का सारा बंद हो चुका है। किसान आंदोलन कब तक चलेगा ये थोड़ी ना पता है। 3 दिन हो गए प्रॉब्लम हो रही है। 10-20 रुपये वाली कोई चीज़ बच्चा लेता है, कोई भी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जेब में पैसे रखते नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पा रही, उसके बाद जैसे वापस जाते हैं। छोटी छोटी दुकानदारी है, उसी पे असर पड़ रहा है। भारतीय किसान यूनियन के चडूनी गुट की बैठक, किसानों के दिल्ली कूच पर हुई चर्चा। चडूनी गुट ने किसानों की मांगों का समर्थन किया है। 15 फरवरी को फिर बैठक होगी। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर सड़कों पर लगे बड़े बोर्ड उतारे जा रहे हैं। पुलिस किसी भी अनहोनी से पहले ही तैयारी कर रही है। और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये बोर्ड था, इसको गैस कटर से काटकर और उसके बाद इतने बड़े क्रेन से इस बोर्ड को यहाँ पर उतारा गया है। सिंघू बॉर्डर पर ये बोर्ड लगे हुए थे, दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर। और ये हम अभी दिल्ली की तरफ से हैं और अब आपको हरियाणा की तरफ से भी दिखाएंगे कि कितना बड़ा ये बोर्ड है, जिसको अभी गैस कटर से काट के यहाँ से उतार दिया गया है, ताकि जब कार्रवाई दिल्ली पुलिस करे तो उसको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। क्योंकि जब भीड़ यहाँ पर पहुँचेगी, उग्र भीड़, उसको नियंत्रित करने के लिए पुलिस जब बल का प्रयोग करेगी तो उसमें आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा और वो इसमें टकराकर रुक सकते थे। इसलिए इस बोर्ड को अब यहाँ से हटाया जा रहा है। तो ये सिंघू बॉर्डर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसको हटाने में खासी मशक्कत भी यहाँ पर करनी पड़ी। आप देख सकते हैं कि दिल्ली में आपका स्वागत है पहले लिखा गया था, लेकिन चूंकि प्रदर्शनकारियों का दिल्ली में स्वागत बिल्कुल नहीं है और सुरक्षा में भी और कार्रवाई में भी ये एक अवरोध बन सकता था, इस लिहाज से अब इस बोर्ड को यहाँ से हटा दिया गया है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रदर्शनकारियों को लेकर बयान दिया है। हमें किसान की चिंता है, समाधान निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक फैसले तुरंत लेने को तैयार हैं। कानून बनाने के लिए और समय चाहिए। कानून बनाने में जल्दबाजी नहीं कर सकते। चित के माध्यम से समाधान ढूंढे और उसमें सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, प्रतिबद्ध है। अन्यथा आगे कैसे हम यह सुनिश्चित करें एक और लघु समूह बनाए, उसको कमेटी का नाम न दे, एक समूह जिसमें एज ए किसान संगठन आप एक्सपर्ट के रूप में आप अपनी पक्ष को रखें, बातों को रखें। और राहुल गांधी ने इंडिया फ्रंट की सरकार बनने पर किसानों के लिए एमएसपी कानून लाने की गारंटी दी है। अब एक पुराना पत्र सामने आया है जिसमें कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। प्रदर्शनकारी दिल्ली में दाखिल होने के लिए डटे हैं। कांग्रेस न सिर्फ इनके समर्थन में है, बल्कि राहुल गांधी ने किसानों से एमएसपी कानून लाने का वादा भी कर दिया है। राहुल गांधी के वादे के बाद प्रदर्शनकारियों का मनोबल लगातार बढ़ता दिख रहा है। लेकिन एमएसपी को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड रहा है, इससे जुड़ा एक पत्र सामने आया है, जिससे जाहिर हो रहा है कि यूपीए सरकार ने साल 2010 में ही एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशों को खारिज कर दिया था।
बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर के एमएसपी को लेकर 2010 में राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में यूपीए सरकार के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री केवी थॉमस ने इससे जुड़ा जवाब दिया था। राज्यसभा में केवी थॉमस ने अपने जवाब में कहा कि स्वामीनाथन आयोग ने औसत उत्पादन लागत से 50% अधिक एमएसपी होने की सिफारिश की थी। कांग्रेस का मानना था कि लागत पर 50% की वृद्धि निर्धारित करने से बाजार की हालत बिगड़ सकती है। कांग्रेस ने एमएसपी पर बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। पावन खेड़ा ने कहा कि स्वामीनाथन कमीशन की 2001 सिफारिशों में से यूपीए 175 सिफारिशें लागू कर चुका है। पहली मीटिंग 14 अक्टूबर 2009 को हुई, जिसमें 201 रिकमेंडेशंस सिफारिशें लागू होने की अनुशंसा की गई। दूसरी मीटिंग जून 3, 2010 को हुई। 42 रिकमेंडेशंस तब तक लागू की जा चुकी थी, 159 रिकमेंडेशंस पेंडिंग थी। तीसरी मीटिंग जून 2012 में हुई। 152 रिकमेंडेशंस सिफारिशें स्वामीनाथन कमीशन की तब तक लागू हो चुकी थी, 49 पेंडिंग थी। और चौथी और पांचवी मीटिंग जो हुई सितंबर 2013 और जनवरी 2014 में हुई, 25 और लागू हो गई। देखिए, पूरा ब्रेकअप दे रहा हूं, तारीखों के साथ दे रहा हूं। और ये चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को, जो बार बार कहती है स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट्स हमने लागू नहीं की, सिफारिशें हमने लागू नहीं की। हम बता रहे हैं कितनी लागू की। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार से बगैर बातचीत और समाधान के किसान वापस पंजाब नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव ने भी कहा कि धीरे धीरे आंदोलन और बढ़ेगा। हमारा है कि सरकार उस मूवमेंट से बातचीत करे, जैसे पहले भी 2 दौर की बात हुई है, दोबारा फिर वे बैठ गए। किसान वापसी नहीं जाएगा, सरकार छेड़खानी मत करे उनके साथ में, वो बैठेगा या तो वो आगे जाएगा दिल्ली की तरफ, वो पंजाब नहीं जाएगा। बगैर बातचीत के समाधान के वो वापसी जाएगा ही नहीं। ऊपर से बम्पर साए जा रहे हैं किसानों के ऊपर, ऐसा कभी देखा सुना नहीं होगा। पीछे देख, सड़क पर कीलें गाड़ी जा रही, लगातार हिंसा होता जा रहा है किसान आंदोलन। भाई शांतमय तरीके से आ रहे हैं, आपको दिल्ली आने नहीं देना चाहते उन्हें, तो फिर हिंसा किसान जिम्मेदार, उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार। किसान आंदोलन को लेकर अनिल विज का बड़ा बयान। किसानों का मकसद समझ से बाहर है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 2 बार चंडीगढ़ में बात कर चुकी है। अनिल विज ने कहा कि एमएसपी की रिपोर्ट 2004 में आई, कांग्रेस ने लागू क्यों नहीं की? पंजाब सरकार ने किसानों को रोकने की कोशिश नहीं की। दिल्ली जाके बातचीत करनी है, वो सारे मंत्री और अधिकारी जब चंडीगढ़ आ गए तो आपने बात नहीं की। इसका मतलब आपका मकसद कुछ और है। और मुझे तो बहुत हैरानगी लग रही है कि पंजाब सरकार ने नोटिस जारी कराया कि हमारी सीमा में ड्रोन मत भेजो। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया। अगर हमारी पुलिस को मार के कोई पंजाब में भाग जाएगा तो क्या हम उसके पीछे जा नहीं सकते? क्या उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं? और अमृतसर से ये जत्थे चले, आपने रास्ते में एक भी जगह रोकने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब ये है कि आप दिल्ली को दहलाना चाहते हो। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का बड़ा बयान सामने आया है। शेलिंग बंद होने तक बातचीत नहीं, ये डल्लेवाल ने कहा है। टीयर गैस शेलिंग रोकने पर ही बात होगी और राज्य या केंद्र किसी भी सरकार से बात नहीं। और इधर पश्चिम बंगाल में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के बाद पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी हैं। इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार घायल हो गए। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली हिंसा के विरोध में बीजेपी ने नॉर्थ 24 परगना के बशीरहाट में एसपी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की पुलिस से झड़प हो गई। बताया जाता है कि प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो दोनों पक्षों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस झड़प में सुकांत मजूमदार भी घायल हो गए। घायल मजूमदार को अस्पताल ले जाया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस ने समर्थकों को खदेड़ा और जमकर लाठियां भाजी।
साथ ही पानी की बौछार की। संदेश खाली की घटना पर कोलकाता हाईकोर्ट के संज्ञान लिए जाने को बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी पर बड़ा प्रहार बताया है। इससे ज्यादा लॉलेसनेस, अराजकता, गुंडा राज क्या हो सकता है, जहां हमारे देश की बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित ना हो और मुख्यमंत्री महिला होने के बावजूद रेपिस्ट के साथ खड़ी हो, बलात्कारियों के साथ खड़ी हो। और महाराष्ट्र में मराठों का विरोध प्रदर्शन, धाराशिव में बसों पर किया गया पथराव। मनोज जरांगे की तबीयत बिगड़ने से समर्थक नाराज। मनोज जारंगी की तबीयत बिगड़ने के बाद उनके समर्थकों ने जमकर बवाल काटा है। धाराशिव जिले में बसों पर पथराव किया गया। कलम तहसील में भी उग्र प्रदर्शन किया। मंजरा नदी के पुल पर मराठा समुदाय के लोगों ने टायर जलाया, हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी। दरअसल मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जरांगे के अनशन का आज 5वां दिन है। मनोज जरांगे ने 10 फरवरी को अपना विरोध दोबारा शुरू किया था। इस बीच जरांगे की तबीयत पिछले 5 दिनों में काफी खराब हो गई है, क्योंकि उन्होंने भोजन और पानी पीने से भी मना कर दिया है। मनोज जरांगे को बोलने में भी काफी तकलीफ हो रही है। उनके गिरते स्वास्थ्य को देखकर उनके सहयोगियों की चिंता बढ़ती जा रही है। भूख हड़ताल पर डटे रहने के कारण जरांगे का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है। वहीं उनके समर्थक लगातार विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने के बाद यूपी में सियासत गर्म है। कयास है कि वो बीजेपी कहां थामेंगे। टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में उन्होंने कहा कि फिलहाल गेंद अखिलेश यादव के पाले में है। क्या कारण था? कारण तो अपने आप त्यागपत्र में स्पष्ट रूप से उल्लिखित, उसके अतिरिक्त कोई और कारण नहीं। त्यागपत्र ही पर्याप्त है। इन कारणों को मुख्य रूप से सार्वजनिक कर दिया गया है और जैसा कि मेरे बयान को निजी बयान कह करके राष्ट्रीय महासचिव पद की गरिमा का मजाक उड़ाया जा रहा था। एक राष्ट्रीय महासचिव का बयान पार्टी का, एक राष्ट्रीय महासचिव का बयान निजी, ये भेदभाव क्यों, इस पर मैंने सवाल खड़ा किया है और मैंने स्पष्ट इस बात को इंगित किया है कि अगर ये पद ही भेदभावपूर्ण है तो भेदभावपूर्ण पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। मेरा इस्तीफा स्वीकार किया है। और स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने पर अखिलेश यादव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। राजनीति में ऐसा समय आता है, उस समय को हम लोग देख रहे हैं। तो क्या लग रहा है इसके पीछे बीजेपी कोई चाल हो सकती है? किसी की कोई चाल नहीं है। ओपी राजभर आदमी को अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए। तो माना जाए कि नाराजगी है उनकी टिकट न मिलने से स्वामी प्रसाद मौर्य जी की? कोई किसी की नाराजगी नहीं है। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, किसी भी व्यक्ति को अपने खुद को धोखा नहीं देना चाहिए। ओपी राजभर ये सब ड्रामा बता रहे हैं। कौन कह रहा है? वो तो ठीक कह रहे होंगे, मुझे लगता है। मैं उनके बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो अगर लोकसभा चुनाव है, देखिए हमारे आपके लिए ये सवाल चटपटे इसलिए भी अच्छे लग सकते हैं कि लोग इनको सुनना और देखना चाहते हो, इसलिए हो सकता है आपके टीआरपी, आपके सब्सक्राइब बढ़ जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविदास जयंती के मौके पर अगले हफ्ते वाराणसी दौरे पर आ सकते हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीर गोवर्धनपुर में तैयारियों का जायजा लिया। 22 फरवरी को संत शिरोमणि रविदास की जयंती है। इस मौके पर पीएम मोदी वाराणसी पहुंच सकते हैं। इससे पहले तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी आदित्यनाथ संत रविदास मंदिर पहुंचे, फूलमाला अर्पित की और शीश भी नवाया। दरअसल योगी रविदास जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने 2019 में यहां कई विकास के काम शुरू किए थे। पीएम मोदी की ओर से शुरू किए गए प्रोजेक्ट का काम अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ,
और राज्यपाल आनंदीबेन 23 या 24 फरवरी को जयंती के अवसर पर आ सकते हैं। इसके बारे में मंदिर प्रबंधन ने कहा कि अभी दिन और समय की जानकारी नहीं है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री रविदास मंदिर पहुंचकर मत्था भी टेकेंगे। जयंती समारोह में देश विदेश के लाखों लोग पहुंच सकते हैं। तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए आज सेवादारों का पहला जत्था पहुंच रहा है। श्रद्धालुओं के लिए 21 फरवरी से 27 फरवरी तक लंगर की व्यवस्था के लिए पंजाब, हरियाणा से खाद्यान्न पहुंचने लगे हैं। विदेश से लौटने के बाद पीएम मोदी 16 फरवरी को हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम को विकसित भारत, विकसित हरियाणा नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के रेवाड़ी दौरे को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। रेवाड़ी में 16 फरवरी को एम्स की आधारशिला रखने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुट गए हैं। प्रधानमंत्री की रैली में 4 जिलों गुरुग्राम, रेवाड़ी, नूंह और महेंद्रगढ़ से बीजेपी ने 1 लाख लोगों के पहुंचने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एक बैठक बुलाई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पार्टी 2013 का इतिहास दोहराने जा रही है। 2013 में नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने के बाद पीएम मोदी ने पहली चुनावी रैली रेवाड़ी में ही की थी। 16 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 22 एम्स का शिलान्यास करने यहाँ माजरा बाल्की में आ रहे हैं, तो उसकी तैयारियां चल रही। हल्के में बहुत जोश है लोगों में, क्योंकि बहुत पुरानी हमारी मांग थी और वो अब पूरे होने जा रही है, तो लोग भी बड़े उत्साहित हैं और लोगों में ये जोश है कि हम देश के प्रधानमंत्री जी को नज़दीक से देख सकें। तो सब में होड़ लगी हुई है कि हम आगे बैठे, हम आगे। इस रैली को विकसित भारत, विकसित हरियाणा नाम दिया गया है। और इधर मथुरा में आज से होली की शुरुआत हो गई है। बांके बिहारी मंदिर में भक्त बसंत पंचमी के मौके पर अबीर गुलाल से सराबोर होते दिखे। ब्रज में उड़ने लगे हैं रंग गुलाल। कान्हा की नगरी में होली की धूम मचने लगी है। मथुरा की हवा में माघ श्री पंचमी के दिन से ही होली की शुरुआत हो जाती है। आज से 40 दिनों तक होली मस्ती लोगों के सिर चढ़कर बोलेगी। इसकी शुरुआत आज बांके बिहारी मंदिर में देखी गई। ठाकुर जी की आरती के बाद दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों पर रंगों की बरसात की गई। वसंत पंचमी पर आज ठाकुर जी को वसंती पोशाक पहनाई गई। श्रृंगार आरती के बाद भक्तों पर प्रसाद रूपी गुलाल भी उड़ाए गए। ये गुलाल भर नहीं बल्कि बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के प्रेम की बारिश है। आशीर्वाद रूपी अबीर गुलाल मिलने के बाद भक्त काफी खुश दिखे। भक्ति और प्रेम का अनूठा संगम बांके बिहारी मंदिर में देखने को मिल रहा है। बांके बिहारी मंदिर के साथ साथ राधा वल्लभ और निधिवन मंदिर में भी होली शुरू हो गई है। राधा रमन रसिया की गूंज गलियां हरियारों के रंगने लगी है। मुझे बहुत अच्छा, यहाँ पे हम लोग रात भर सोए नहीं है जब यहाँ पे आ रहे थे, बट यहाँ आते इतनी सब नींद, सब भूख, सब कुछ चले गए। इतना खुशी, इतना पॉजिटिविटी कहीं नहीं मिलता।